जी बेटा, तो कल की क्लास में हमारी बात हुई थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस और प्रिपरेशन ऑफ इथाइन के हवाले से। और अब आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट लेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज कह लें या रिएक्शन कह लें, एक ही बात है। तो रिएक्शंस ऑफ इथाइन। अच्छा, कुछ रिएक्शन इसके जो हैं वो इथीन वाले ही होंगे। एडिशन प्रोडक्ट्स जो भी होंगे ना, वो सारे इथीन वाले ही होंगे। तो कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ अलग आएंगे रिएक्शन। तो देखते हैं खैर बारी बारी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिशन ऑफ सर ये चेन है थाइन है। इथाइन है ना? ओहो, जज्बात में बह गया बेटा। हाँ भाई, तो एडिशन ऑफ, बल्कि एडिशन ऑफ, ये सारी मंजन लिखने से बेहतर नहीं कि हम वो टर्म इस्तेमाल करें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल होती है। सबसे पहला रिएक्शन है बेटा हाइड्रोजिनेशन। अच्छा, हाइड्रोजनेशन कराने के लिए क्या करना होगा, कैसे कर सकते हैं हाइड्रोजनेशन? क्या कंडीशंस क्या होंगी, कंडीशंस रिक्वायर क्या होंगी? याद नहीं किसी को? बेटा निकिल कैटलिस्ट हाँ, निकल और के 200 सेंटीग्रेड। 200 से 250 डिग्री सेल्सियस। ओके गुड। तो इथाइन का रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन से करवाते हैं, अच्छा, तो ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, और टेम्परेचर होता है तकरीबन 200 से 250 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर होता है। तो हाइड्रोजन क्या होगा कि एक हाइड्रोजन का एटम एक कार्बन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन का एटम दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। अच्छा, अब चूंकि एक एक हाइड्रोजन एडिशनली आ गया है, तो इनके दरमियान का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो खत्म होकर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इथाइन जो है वो क्या बन गया, इथाइन क्या बन गया बेटा? सर इथीन बन जाएगा ना? बिल्कुल, इथीन बन जाएगा। बस यही है प्रोडक्ट। जी सर। सर इसे फर्दर सर इथेन नहीं ये बना सकते? रिएक्शन हाँ, एक एक करके बोलो बेटा। सर ये रिएक्शन तो आगे जाके कंटिन्यू होके इथेन भी बना देगा ना, क्योंकि ये स्टॉप नहीं हो पाते थी आसानी से ये रिएक्शंस। हाँ, मैं यही तो चाह रहा था कि कोई मुझे बता दे, इसीलिए तो मैंने पूछा। बस यही होगा बेटा, ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू होगा ना? क्यों कंटिन्यू होगा? अभी वजह इसकी आप पहले वैसे पढ़ चुके हो। देखो, ये रिएक्शन जो था हाइड्रोजनेशन का, ये तो इथीन में भी आया था ना। ऊपर चलते हैं, कहीं इथीन में भी होगा, ये ढूंढते हैं, आओ। हाँ जी, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। ये देखो, हाइड्रेशन, हेलोजनेशन, हाइड्रो हेलोजनेशन। ये आ गया ना हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। ये देखो, इथीन में हाइड्रोजनेशन जब हमने करवाई थी तो क्या हुआ था कि डबल बॉन्ड खत्म हुआ था, दो हाइड्रोजन के एटम्स अटैच हुए थे, इथीन क्या बना था, इथेन बना था। अब देखो, जब ये वाला इथाइन वाला रिएक्शन करा रहे हो तो उसमें भी तो यही कंडीशन आ रही है। इथाइन वाले में रिएक्शन में भी कोई अलग कंडीशन थोड़ी है। ऐसा तो नहीं है ना कि इथाइन का एक ही मॉलिक्यूल होगा, हाइड्रोजन का भी एक ही मॉलिक्यूल होगा, और एक ही मॉलिक्यूल से रिएक्शन होने के बाद इथीन फॉर्म होगा। ऐसा तो नहीं है ना।
जब आप रिएक्शन कराओगे तो वहां पे हाइड्रोजन के और मॉलिक्यूल्स भी अवेलेबल होंगे, तो जो दूसरे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे बेटा, वो आगे फर्दर रिएक्शन कॉज नहीं करेंगे? क्या लगता है आप लोगों को, करना चाहिए उन्हें? मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली करना चाहिए, तभी मैं आप लोगों से पूछ भी रहा था, मुझे लग रहा था कि आप में से शायद कोई मुझे जवाब दे पाए। तो यहाँ पर ये रिएक्शन जी सर फर्दर आगे करेंगे, कंटिन्यू क्योंकि करेगा। वो वैसे भी अभी भी अनसैचुरेटेड ही है। वेरी गुड, बिकॉज ये अभी भी सर अनसैचुरेटेड है। एटम तो तब स्टेबल होगा ना जब वो सर सैचुरेट हो जाए, सारे बॉन्ड सिंगल हो जाएं, तो सर वो स्टेबल हो जाएगा। अभी वो अनसैचुरेटेड है और मौका भी है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सर अनसैचुरेटेड है और मौका नहीं है, यहाँ तो मौका भी है ना। अगर मौका नहीं होता तो वो एक समझ में आने वाली बात होती, लेकिन यहाँ तो मौका भी है इत्तेफाक से, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन अवेलेबल है ऐड होने के लिए, दैट इज द रीजन। क्लियर? सर जी बेटा। सर तो ये तीनों गैसेस मिक्स नहीं हो जाती होंगी, मतलब बनेंगी तो एक ही कंटेनर में। तो बेटा मिक्स होकर भी देखो क्या हुआ, ये रिएक्शन होता है जब स्टार्ट होता है तो होता है इतनी तेजी से कि फिर इसमें मतलब ये वाली बात रहती नहीं है ना कि तीनों गैसेस अगर मिक्स भी हो रही है तो मतलब हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब हमें एंड प्रोडक्ट जो मिलेगा वो इथेन मिलेगा। एंड प्रोडक्ट हमें इथेन मिलेगा हमेशा। ओके सर। अच्छा जी, अगला रिएक्शन देख लेते हैं। अगला रिएक्शन है हमारे पास हेलोजिनेशन। अच्छा, व्हाट डज हेलोजिनेशन मींस? बेटा एडिशन हेलोजिनेशन, ऑफ हैलोजन। ओके, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन। वेरी गुड। तो अच्छा, ये रिएक्शन हमें करवाना है CH2, सॉरी CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH, इसका रिएक्शन हेलोजन से कराते हैं। अच्छा, कौन सा हेलोजन? सर क्लोरीन। क्लोरीन। ब्रोमीन आयोडीन। क्लोरीन तो बड़ा मतलब, क्लोरीन वो है जिसका मतलब किसी के साथ भी रिएक्शन कराना है बेचारे क्लोरीन को रगड़ देते हैं हम, ऐसा लगता है जैसे हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ब्रोमीन भी कर लें, ब्रोमीन कर लें। चलो सर ब्रोमीन कर ब्रोमीन दो। आयोडीन भी चाहिए। ब्रोमीन ले लें। ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन। अब आज तुम लोग फरमाइश कर रहे हो तो आज ब्रोमीन को थोड़ी सी इज्जत दे। चलो भाई, तो आज ब्रोमीन ले लेते हैं, Br2, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो रिएक्शन है ब्रोमीन वाला, ये किसी जैसे कह सकते हैं कि हम उसमें होगा लाइक कोई मेटेलिक हैलाइड क्रिस्टल हो, लाइक कैटलिस्ट हो, जैसे FeCl3 वगैरह, ऐसा कोई कैटलिस्ट होता है, उसकी प्रेजेंस में अमूमी तौर पर ये रिएक्शन हो जाता है रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, वरना अगर ऐसा कैटलिस्ट ना भी हो तब भी रिएक्शन तो हो जाता है, क्योंकि ये जो इथाइन मॉलिक्यूल है, इथाइन मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। तो क्या हुआ, ये ब्रोमीन के दो एटम से एक ब्रोमीन का एटम इसके साथ लग गया, इस कार्बन के साथ, एक ब्रोमीन का एटम बेटा इस कार्बन के साथ लग गया। रिएक्शन रुकेगा या आगे चलेगा? क्या लगता है? सर चल चलेगा सकता सर। है अगर दोबारा ब्रोमीन से रिएक्ट करें तो। बिल्कुल आगे चलेगा टेट्रा रिएक्शन। ब्रोमो। यस सर। वेरी गुड, क्योंकि आगे इसलिए जा रहा है सर क्योंकि ये अभी भी अनसेचुरेट है कंपाउंड, डबल बॉन्ड नजर आ रहा है ना सर। तो जब तक हम सबको उठाकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं कर लेते तब तक सर हम इस कोशिश को अपनी जारी रखेंगे। ठीक है, तब तक सर हम
अपनी इस कोशिश को जारी रखेंगे और ये हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, टेट्रा, सर टेट्रा ब्रोमाइड। वेरी गुड, टेट्रा ब्रोमाइड। अच्छा क्लोरीन लेता तो टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा क्लोराइड फॉर्म होता। असल में बात ये है कि जब तक क्लोरीन नहीं आता ना तो दिल को सुकून नहीं आता। हेलोजेंस में कुछ तो बात ऐसी है क्लोरीन के अंदर कि इसके बगैर जो है ना हमारा दिल लगता नहीं। टेट्रा ब्रोमाइड इथेन नहीं होगा, सिर्फ टेट्रा ब्रोमाइड। टेट्रा ब्रोमो इथेन लिख लो बेटा, तो मसला थोड़ी है। टेट्रा ब्रोमो इथेन ही इसका आईयूपीएसी प्रॉपर नेम टेट्रा ब्रोमो इथेन ही है। टेट्रा ब्रोमाइड मैंने कहा तो वो जैसे गुड्डू पप्पू चुन्नू होता है ना, प्यार से बुला लिया, हमने प्यार से बुला लिया ऐसे, ठीक है। यस सर। क्लोरीन भी आ गई। तो अब इसका नाम मैं एमन की फरमाइश पे रख, तो ये कैटलिस्ट यूज करेंगे। क्या कह रही हो? ये कैटलिस्ट यूज करेंगे। आवाज कट रही है बेटा बहुत। सर जो ब्रोमीन वाले में हमने कैटलिस्ट यूज किया था वही यूज करेंगे। हाँ कैटेलिस्ट वही यूज करो, कोई भी मेटेलिक हैलाइड कैटेलिस्ट हो सकता है, कॉपर क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, कोई भी ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है बेटा, रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, वरना रिएक्शन बिना कैटेलिस्ट के भी हो जाता है। ओके सर। ठीक है एमन बेटा, आपकी फरमाइश का नाम आ गया। अच्छा एक चीज है कि यहाँ पर अगर मैं इस रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म लिखूं तो क्या लिखूं, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि X2 रिएक्ट कर रहा है और टेट्रा हैलाइड फॉर्म कर रहा है, ऐसे लिख सकता हूं। ये जनरल मैकेनिज्म लिख सकता हूं इसका। यस सर, हो सकता है। वेरी गुड। मेरा दिल भर नहीं रहा आज दिल कर रहा है मैं इसी सर रिएक्शन तक हम लोग पेपर में डबल बॉन्ड वाला ना लिखे, ये वाला लिख दें 2x2 तो चलेगा? नहीं, थोड़ा मोहब्बत से अगर पूरा दिखा दो तो अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा बेटा। आज मेरा ये रिएक्शंस लिख लिख के दिल भर नहीं रहा, दिल कर रहा है मैं और कुछ हेलोजन के साथ ये रिएक्शन कराऊं। क्या ऐसा दिल आप लोगों का कर रहा है या बोरियत हो रही है? सर आयोडीन से करा दें। चलो ये लो भाई, आयोडीन आ गया। अच्छा आयोडीन में एक मसला है भाई, आयोडीन के लिए इथेनॉल रखना जरा। इथेनॉल रखना होता है। ठीक है चलो, आयोडीन के लिए इथेनॉल आ गया। अब CH डबल बॉन्ड विद I, CH डबल बॉन्ड विद, सॉरी डबल बॉन्ड विद I, आगे चले। क्या बनेगा अब? क्या टेट्रा बनेगा? आयोडाइड। टेट्रा आयोडाइड। टेट्रा आयोडाइड, वेरी गुड। अब कुछ नहीं होगा। वो हम कह रहे थे ना कि हमारा दिल भर नहीं रहा, ये इक्वेशंस बार बार लिखने का दिल जो कर रहा है वो इसीलिए कर रहा था बेटा क्योंकि फ्लोरीन से तो बड़ा विगोरस रिएक्शन होता है, इसलिए फ्लोरीन से तो रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम करवाने की कोशिश की जाती है। ज्यादातर आप देखेंगे क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन से हुए हैं। अच्छा क्लोरीन और ब्रोमीन ये दोनों एक ही तरह का रिएक्शन शो करते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आयोडीन दो तरह का रिएक्शन शो नहीं करता, यानी कि ब्रोमीन और क्लोरीन टेट्राहेलाइड फॉर्म करते हैं, ये टेट्राहेलाइड फॉर्म हुआ, ये टेट्राहेलाइड फॉर्म हुआ, ये टेट्राहेलाइड फॉर्म करते हैं, लेकिन आयोडीन टेट्राहेलाइड फॉर्म नहीं करता, आयोडीन डाईहेलाइड फॉर्म करता है।
अब यहाँ पर मैं इसकी वजह और सारे मसले को जुमलों में ज़रा लिख देता हूँ. In this case, the iodine forms are diiodide having a pi bond, इस केस में क्या हुआ, आयोडीन क्या फॉर्म कर रहा है, डाई आयोडाइड, जिसके साथ एक पाई बॉन्ड भी है, ये रहा वो पाई बॉन्ड, ठीक है ना. अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज, ये होता क्यों है, बिकॉज ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज of iodine atom cannot attach at two adjacent carbon, cannot attach at two adjacent कार्बन. दो एडजेसेंट कार्बन पे लार्ज एटॉमिक साइज होने की वजह से बेचारे अटैच नहीं हो पाते. मतलब क्या है, देखो मिसाल के तौर पर ये जो ग्रीन सर्कल्स मैं बना रहा हूँ, समझ लो ये कार्बन एटम्स है, ठीक है, ये कार्बन एटम्स है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये कार्बन एटम्स है. अब इन कार्बन्स के साथ आयोडीन एटम्स ने बॉन्ड बनाया, ये आ गया आयोडीन एटम्स. अब इसके साथ इन कार्बन एटम्स के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम भी है, ज्यादा ही हो गया, एक एक हाइड्रोजन एटम भी है, ये रहा हाइड्रोजन एटम. अब इन कार्बन के पास बेटा जगह कितनी सी रह गई, देख रहे हो, इतनी सी जगह में ये आयोडीन के बड़े बड़े एटम्स आ नहीं सकते दो, ठीक है. इस वजह से डाई आयोडाइड फॉर्म होता है, टेट्रा आयोडाइड फॉर्म नहीं होता. एज कंपेयर टू दिस वन, क्लोरीन और ब्रोमीन का साइज इतना होता है कि वो इतने साइज में एडजस्ट हो जाए, तो क्लोरीन और ब्रोमीन टेट्रा हैलाइड फॉर्म कर लेते हैं. आयोडीन इस वजह से टेट्रा हैलाइड फॉर्म नहीं करता. रीजन समझ में आ गया. यहाँ पर क्या है, लो स्पेस टू अटैच, और सर फ्लोरीन भी नहीं करता. एक मिनट बेटे, टू आयोडीन, हाँ बेटा फ्लोरीन कर सकता है. असल में फ्लोरीन का मसला ये ना कि फ्लोरीन इज द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. फ्लोरीन जो है वो हद से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है. तो फ्लोरीन का रिएक्शन जब होता है ना, तो वो बड़ा विगोरस रिएक्शन होता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है. तो आम तौर पर आम हालात में हम अवॉइड करते हैं फ्लोरीन के रिएक्शंस को, अनटिल एंड अनलेस हमारे पास हमें कोई बहुत, जैसे कह सकते हैं कि एक आखिरी वाली सिचुएशन ना आ जाए, तब तक हम फ्लोरीन को अवॉइड करते हैं, ठीक है. अच्छा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी ज्यादा होती है, इसका अंदाजा बेटा इस बात से लगाओ कि आपने ग्रुप 8 के बारे में सुना है, हेलो वो जो क्या नाम है, नोबल गैसेस, के उनके कोई कंपाउंड्स नहीं होते, सुना है ऐसे ही. जी Yes, सर. sir. एक बात बताऊं, फ्लोरीन और जीनॉन के कुछ कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं. मेरे ख्याल से शायद पहली बार सुन रहे होंगे कि हेलोजन का भी कोई कंपाउंड होता है. सुना है इससे पहले किसी ने भी कि हेलोजन का कोई कंपाउंड होता है? नो सॉरी, हेलोजन बोल रहा हूँ, नोबल गैस का. नो सर. नोबल गैसेस नहीं सुना सर. नहीं सुना होगा ना, मुझे भी आइडिया है बेटा, नोबल गैसेस के हवाले से आपने कभी भी नहीं सुना होगा, समझ गए. तो ये वजह है कि फ्लोरीन का हम इस्तेमाल नहीं करते. अब सोचो
एक ऐसा एलिमेंट जो इंतहा दर्जे का इनर्ट हो, इंतहा दर्जे का इनर्ट हो, सही है, और उस इंतहा दर्जे के एलिमेंट के साथ भी ये कंपाउंड फॉर्म कर ले, तो इसका मतलब इसकी रिएक्शन करने की सलाहियत कितनी ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा होगी कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर हम जेनॉन और फ्लोरीन के कुछ कंपाउंड की बात करें तो जेनॉन डाइफ्लोराइड बनता है, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड बनता है, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड भी होता है। ये जेनॉन के कुछ कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा इन्हीं कंपाउंड्स की मदद से हम कुछ और जेनॉन की कंपाउंड्स भी क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि हम कभी बनाएंगे। जेनॉन के जो भी कंपाउंड्स आपको अभी नजर आ रहे हैं, जैसे मैंने ये कंपाउंड लिखा बेरियम, जेनॉन और ऑक्सीजन का। अब आप बोलो चलो सर समझ में आता है कि आपने कहा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है इसलिए जेनॉन ने रिएक्ट कर लिया उसके साथ, जेनॉन को जबरदस्ती रिएक्ट करवाया फ्लोरीन ने अपने साथ। बट सर ये ऑक्सीजन और बेरियम के साथ कंपाउंड कहाँ से बनने लग गया? तो बेटा ये कंपाउंड भी ना यहीं से, इसकी इनिशिएशन यहीं से होती है, यानी कि फ्लोरीन इसके साथ लग के जिनॉन को रिएक्टिव बनाता है तो जाकर वो बेचारा कभी बेरियम और ऑक्सीजन के साथ निकलता है, फ्लोरीन अलग होता है। यानी कि सारे कांड की शुरुआत कहाँ से हो रही है? फ्लोरीन से हो रही है। अब फ्लोरीन इतना एग्रेसिव एलिमेंट है रिएक्शन के मामले में, तो इसके रिएक्शन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम जो इसके फ्लोरीन के रिएक्शंस होते हैं इसमें बेटा मतलब धमाका तक हो जाता है। इतना जरा इसको मुश्किल है फ्लोरीन को कंट्रोल करना। क्लियर बेटा? जी सर। आप मुझे ज्यादातर जब भी हेलोजन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हुए देखोगी ना तो ब्रोमीन या क्लोरीन ही देखोगी। शायद ही कभी ऐसा हो, कभी शायद ऐसा हो कि मैं आयोडीन का या फ्लोरीन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि आयोडीन में भी ना पंचायतें बहुत है। आयोडीन सॉलिड होता है, सही है। अब सॉलिड होने की वजह से उसको डालो पहले इथेनॉल में, मतलब उसका सरफेस एरिया उसको सोल्यूबल बनाओ ताकि वो रिएक्शन करने में जरा इज्जत से बिहेव करे रिएक्शन करने में ना। तो ये आप काम कराओ। अब मसला ये है कि इतनी पंचायतें कौन पाले, सिंपल सिंपल क्लोरीन ब्रोमीन से रिएक्शन कराते रहो ना। लेकिन कोशिश यही होती है कि बता मैं सबको दूं, सब कुछ दूं, ताकि कल को ये ना बोलो कि सर ने हमसे ये बात छुपा ली। चलो तुम्हें सर यानी कोई भी हेलोजिनेशन या डीहेलोजिनेशन वाला रिएक्शन हो उसमें हम आग बंद करके क्लोरीन और ब्रोमीन का लिख दें। हाँ आंख बंद करके ये दो तो लिख दो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि कोई भी हेलोजिनेशन रिएक्शन ऐसा होगा हाइड्रोकार्बन्स का जिसमें क्लोरीन इस्तेमाल होने पे पाबंदी हो। ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन लिख ओके सकते हैं सर। आप आराम से। लेकिन देखो बात ये होती है बेटा, सिर्फ पेपर करना मकसद नहीं है ना, कुछ इल्म हासिल करना भी मकसद है। तो हम क्यों फ्लोरीन नहीं लिख रहे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने सवाल किया सर व्हाई नॉट फ्लोरीन, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, होना भी चाहिए। आप अगर मुझसे सवाल कर रहे हैं कि सर व्हाई नॉट आयोडीन, वैलिड सवाल है बेटा, करना भी चाहिए, सही ना। तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है, आप लोग ये क्वेश्चंस करें ताकि आप लोगों का थोड़ा सा इल्म बढ़ता रहे। अच्छा, हाइड्रो हेलोजिनेशन में कल पढ़ा देता हूँ क्योंकि इसमें मार्कोनी-कूव्स रूल आएगा, वो मुझे समझाना पड़ेगा। टाइम अभी इतना है नहीं हमारे पास, 10 मिनट रह गए। इससे पहले हम देख लेते हैं हाइड्रेशन। अच्छा, हाइड्रेशन का मतलब क्या होगा खवातीन हजरात? एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एडिशन वाटर। सही है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, खवातीन कहकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं सर। नो सर। नहीं, अक्सर ऐसा होता है ना कि बच्चों को बुरा लग जाता है, मतलब खुसूसन लड़कियों को बुरा लग जाता है। सर हम लड़कियां हैं, खातून ना बोलें सर। वो खातूनों को बुरा लगता है। खातूनों को नहीं यार, लड़कियों को भी बुरा लगता है। आज कोचिंग में बुरा लग गया था। अब मैं तो बोलता ही खातून या मोहतरमा हूँ, सर आप ये क्यों बोलते हैं? तो भाई क्या बोलें, तुम लड़का थोड़ी हो जो तुमको हम अंकल या कुछ और बोल दें। लड़कों को मैं अक्सर चचा बोल देता हूँ या हजरत बोल देता हूँ, लड़के कभी बुरा नहीं मानते, उनको कुछ भी बोलते रहो।
नहीं नहीं, हम भी बुरा नहीं मान रहे। बस सही। अल्टीमेटली तो बनना नहीं वही है ना। मानते हैं, तो इसके तो इज्जत, क्या कह रही हो? सर इससे तो इज्जत बढ़ती है। थोड़ा सा cheat किया है। H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड इस्तेमाल होगा। सिर्फ यही इस्तेमाल नहीं होता, इसके साथ एक और लिक्विड भी इस्तेमाल करते हैं बेटा, HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट कहलाता है ये। तो इस रिएक्शन के बाद हमारे पास, कल मुझसे किसी ने पूछा था सर एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, कौन था? एसिटाल्डिहाइड का पूछा था ना? सर मैं थी। हाँ हफ्सा तुमने पूछा था, याद आ गया। CH3, ये लो तुम्हारी ख्वाहिश हमने आज ही पूरी कर दी। किसे कहते हैं बेटा? एसिटाल्डिहाइड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिलीज में निहायत ही बदबूदार कंपाउंड्स, निहायत ही बदबूदार। मतलब इसका किस्सा तो कुछ ऐसा है कि चूहा हुआ मरता है ना, कहीं बदबू आती है, कैसी गंदी सी बदबू होती है। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी उसको सूंघना चाहेगा। तो वो जो चूहे हुए के मरने पर जो बदबू आपको आ रही होती है ना, वो एल्डिहाइड कंपाउंड्स के बनने पर आ रही होती है, क्योंकि चूहा जो है वो एक लिविंग बीइंग था ना। तो मैंने जैसा कि बताया, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग बीइंग में या लिविंग बीइंग से बनते हैं। तो मरने के बाद उसकी बॉडी जब डिकम्पोज हो रही होती है ना चूहे की, तो एल्डिहाइड फैमिली के कंपाउंड्स बनने लगते हैं। तो इसीलिए वो चूहा बहुत ज्यादा बदबू मारने लगता है। जिंदा होता है तो बदबू नहीं मारता, सिर्फ हमें डर लगता है और घिन आती है। लेकिन मरने के बाद तो वो डर और घिन तो खत्म हो जाती है, लेकिन बदबू वो जानलेवा होती है। सही है। अच्छा एक बात और, हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन ये दो तरह की रिएक्शन है। हाइड्रेशन का मतलब है पानी डालना, पानी को ऐड करना, और डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी को निकालना, ठीक है ना, डिहाइड्रेट करना। अच्छा हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन दोनों में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है, याद रखना, ठीक है। हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन दोनों में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होगा। हाइड्रेशन के अमल में सल्फ्यूरिक एसिड एज कैटलिस्ट यूज होता है, और डिहाइड्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड एज रिएक्टेंट यूज होता है। बस इतना सा थोड़ा सा फर्क याद रखना, बाकी यूज दोनों में होगा। सही है। अच्छा अब अमल किस तरीके से होता है बेटा? अमल कुछ इस तरीके से होता है कि रिपीट कर दीजिए, डिहाइड्रेशन तो आपने बोला है। क्या 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 बोलिए बेटे? सर रिपीट करिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि हाइड्रेशन का अमल हो या डिहाइड्रेशन का अमल हो, हाइड्रेशन का मतलब पानी ऐड करना, डिहाइड्रेशन का मतलब पानी निकालना, इन दोनों ही अमल में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है, लाजमी है, कांस्टेंट है। फर्क इतना है कि हाइड्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड एज कैटलिस्ट यूज होता है, और डिहाइड्रेशन में एज रिएक्टेंट यूज होता है। ठीक है। अच्छा ये मैकेनिज्म लिख रहा हूं इसका। मैकेनिज्म H is partially positive, OH is partially negative। तो वाटर के साथ रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड HgSO4। ठीक है, याद रखना ये दो लिक्विड्स होते हैं, दोनों ही लिक्विड्स हैं, दोनों ही लिक्विड्स की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ। तो होता क्या है, सिंपल एक एडिशन रिएक्शन होता है। एक कार्बन पर जाकर OH लगता है और दूसरे कार्बन पर जाकर H लग जाता है। ठीक है। अब यहां पर ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ, इसकी सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है, क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म नहीं है स्ट्रक्चर की, ये एक स्टेबल फॉर्म नहीं है। अब एक स्टेबल फॉर्म क्रिएट करने के लिए क्या होता है, अभी यहाँ पे दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से कंपाउंड अनसैचुरेटेड लग रहा है। सही है ना।
कंपाउंड को सैचुरेट करने के लिए क्या जरूरी है कि ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा? सिंगल में? क्या ख्याल है? जी सर। सही। अच्छा, अब मैं इसको, इस स्ट्रक्चर को दोबारा लिख रहा हूं आपके सामने। O और H, इसको एक्सपेंड किया मैंने, OH को अलग अलग कर दिया। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स हैं, दोनों हाइड्रोजन्स बना दिए, डबल बॉन्ड है ना बीच में। अच्छा, इसमें क्या है कि ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव है। पार्शियली नेगेटिव का क्या काम होता है? दूसरे से हाइड्रोजन को छीनना, इलेक्ट्रॉन को छीनना। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के साथ अपने इस बॉन्ड को तोड़ेगा। ठीक है, तोड़ेगा क्यों? ताकि ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाए। जो कि अभी अनसैचुरेट है, ये सैचुरेट होगा। कैसे? इसने अपना बॉन्ड इसके साथ तोड़ा और कहा कि जा, मैंने तुझे अपनी जायदाद से आग किया। इसके बाद ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर। ठीक है। अच्छा, जब ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर शिफ्ट होगा बॉन्ड बनाकर, तो इनके बीच का जो डबल बॉन्ड था वो खत्म होकर सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मसला ये कि ये कार्बन अनस्टेबल हो रहा है, तो अनस्टेबल होने की टेंशन ही नहीं है, इधर ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना लो। ये बन गया आपका एसिटाल्डिहाइड बेटा। तो ये जो रीअरेंजमेंट होती है, ये बेसिकली इस हाइड्रोकार्बन की अनसैचुरेशन को वापस सैचुरेशन में कन्वर्ट करने के लिए होती है, और आप इसको रीअरेंजमेंट से रोक भी नहीं सकते, ये बात याद रखिएगा। यानी कि आप बेसिकली ये कंडीशंस अरेंज करते हैं, बाकी ऑटोमेटिकली ये एसिटाल्डिहाइड क्रिएट करता है। अब बोलो, ये ऑक्सीजन का बताएं, ये कहाँ से आया? ऑक्सीजन कहाँ से आया बेटा? ये वाटर का मॉलिक्यूल टूटा ना, एक पे से OH, एक OH जाके एक कार्बन पे लगा, H जाकर एक कार्बन पे लगा, और यहीं से ही ऑक्सीजन मिला। ये रहा। ओके सर। ठीक है, और कोई सवाल बेटा किसी का? सर, ये एक दफा मैकेनिज्म रिपीट कर दीजिएगा। देखो, मैकेनिज्म में ये हुआ, रिपीट। ओके, मैकेनिज्म में ये हुआ कि वाटर है, H और OH, सही है। H जाकर एक कार्बन पे लगा, OH जाकर दूसरे कार्बन पे लग गया, सही है। अब ये जो कंपाउंड है, ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और ये स्टेबल नहीं है। तो अब इसके बाद जो है ना, ऑटोमेटिकली रीअरेंजमेंट शुरू हो जाएगी कंपाउंड की, ताकि ये स्टेबल हो जाए। रीअरेंजमेंट में क्या होगा, ये जो OH वाला स्ट्रक्चर है ना, इस OH में से ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को बराबर वाले कार्बन पे भेजेगा कि जा भाई, अगर तू उधर जाकर लग जाएगा तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो सकता है, तो तुम उधर चले जाओ। तो ये हाइड्रोजन इस बॉन्ड को तोड़कर इस कार्बन पर आकर लग गया। अब अल्टीमेटली ये डबल बॉन्ड बीच में से खत्म हुआ। इस ऑक्सीजन ने क्या किया, जो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ था वो हाइड्रोजन से तोड़कर कार्बन के साथ बना दिया, सही है। तो अब इससे क्या हुआ कि इससे स्ट्रक्चर स्टेबल हो गया, क्योंकि अब स्ट्रक्चर अनसैचुरेट नहीं है बल्कि सैचुरेट है। क्लियर?